क्रिसमस से पहले की वो शाम तकरीबन परफेक्ट थी। रात काफी ठंडी, आसमान में सितारे फैले हुए और हमारे छोटे से घर की गर्माहट हमें घेरे हुए थी, जबकि हम क्रिसमस ट्री पर सजावट के कुछ आखिरी सामान लगा रहे थे। मेरी बहन और मैंने हमारी मॉम से थोड़ी देर और जागते रहने की जिद की। हम क्रिसमस के उस जादुई दिन को थोड़ी देर और एंजॉय करने के लिए कुछ और मिनट चाहते थे। हमने हर उस तरकीब को अपनाने की कोशिश की जिसे हम जानते थे। सिर्फ एक और कहानी मॉम, प्लीज। क्या हम एक और कैरल गा सकते हैं? वो हमें लुभाते हुए हंसने लगी, लेकिन आखिरकार हर साल की तरह उन्होंने हमसे वादा किया कि अगर हम देर रात तक जागते रहे तो सैंटा नहीं आएंगे, और हम दोनों ऊपर चले गए। मन से तो नहीं, लेकिन किसी तरह अपनी सांस रोककर अगले दिन का इंतजार में। तो हम ऊपर अपने कमरे में चले गए और वो पीछे क्रिसमस ट्री के पास खड़ी रही। मुझे अभी भी उनके चेहरे की वो खुशी और चमक याद है जो अपने बच्चों को खुश देखकर आई थी। फर्क सिर्फ इतना है कि वो ज्यादा वक्त तक नहीं रही। मेरी आंख चीख की आवाज सुनकर खुली। उस आवाज ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया था। वो डर की चीख थी। मुझे पहली बार में इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वो आवाज मेरी मॉम की है। एक सच्ची चीख में कुछ ऐसी बात होती है जो आपको किसी इंसान की चीख जैसी नहीं लगती। मेरी बहन और मैं डरते हुए हॉलवे में आए। हमारी नींद पूरी तरह नहीं खुली थी और हमें कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा था। घर में अभी भी अंधेरा था। सिर्फ लिविंग रूम में लगे क्रिसमस ट्री पर जल रही कुछ लाइट से रोशनी आ रही थी। मेरी छोटी बहन ने कसकर मेरा हाथ पकड़ा। उसकी आंखें डर के मारे बड़ी हो गई। हम दोनों ही बिना हिले खड़े रहे और चीख के बाद के सन्नाटे को महसूस करके घबरा गए। लेकिन फिर हल्की हल्की आवाज हुई, पैरों के चलने की आवाज, एक आदमी के पैरों की चलने की आवाज। वो कोई परछाई नहीं थी, बल्कि किसी असली आदमी जैसा था। अंधेरा होने के बावजूद वो जितना करीब आता गया, उसका चेहरा उतना ही साफ दिखाई देने लगा। और ये किसी ऐसे शख्स का चेहरा नहीं लग रहा था जिसे हम जानते थे। न ही वो हमारा पड़ोसी था, न कोई परिवार का सदस्य। कुछ तो अजीब था उसमें, कुछ ऐसा जिसने मुझे, यहां तक कि हम सबको, एक ऐसा एहसास दिलाया कि इस आदमी को यहां नहीं होना चाहिए। वो अपनी उंगली को अपने होठों के करीब लाया और तब वो चीज रोशनी में आई। एक जगमगाता ब्लेड। उसके हाथ में चाकू था। उसके ठंडे मेटल की चमक क्रिसमस की हल्की लाइट्स में भी दिखाई दे रही थी। जिस तरह से वो चल रहा था उससे साफ जाहिर था कि ना तो वो खोया हुआ था और ना ही डरा हुआ। वो किसी मकसद से यहाँ आया था। उसकी आंखें हम पर गड़ी हुई थी, और इस तरह से भी नहीं कि वो गुस्सा हो या जल्दी में हो, सिर्फ जानबूझकर। मेरा ध्यान मेरी मॉम पर गया, जो क्रिसमस ट्री के कोने में डरी हुई बैठी थी। वो एक बार फिर चिल्लाई। वो चीख दिल दहला देने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि वो आवाज उनकी आत्मा से निकली हो। हम भागना चाहते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हम सब के पैर जमीन से चिपक गए हों। मैंने लड़ो या भागो के बारे में पढ़ा था, लेकिन मैं सहम कर उसी जगह खड़ी रही। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे आसपास की सभी चीजें थम गई हों और हम यहाँ फंस गए हों, एक ऐसे बुरे सपने की पकड़ में जिससे हम होश में नहीं आ रहे। मैंने एक सरसराहट, एक दबी हुई आवाज सुनी और मेरी मॉम की ऊंची आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। जब मैंने उन्हें देखा तो वो दीवार से सट अपना पेट पकड़कर बैठी हुई थी। उनके हाथ लाल रंग से भीगे हुए थे। नहीं, वो खून था, इतना सारा खून। उन्होंने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाई। उनका चेहरा दर्द और डर से बदल चुका था, जैसे वो हमसे रिक्वेस्ट कर रही हो कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, जैसे ऐसा करने से ही हम सुरक्षित रह पाएंगे। वो आदमी नहीं रुका, वो बस वहाँ खड़ा रहा। उनके सर पर उसने एक लंबी गहरी सांस ली और चाकू उठाया। उसकी सांसों की आवाज ने पूरे कमरे को एक धुन से भर दिया। क्रिसमस लाइट्स की हल्की सी झंझनाहट के अलावा बस यही एक आवाज थी। और फिर बिना कुछ कहे उसने चाकू को एक बार फिर उठाया, इतनी शांति से जैसे उसके लिए कोई बड़ी बात ना हो, और फिर तेजी से उसे नीचे ले आया। मुझे वो चीख नहीं याद जो मेरे अंदर से निकली थी। मैं तो ये तक नहीं जानती कि वो असली थी या सिर्फ मेरे दिमाग की उपज, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया हो, जैसे उस पल में वो चीख ही सब कुछ थी। और वो सेकंड मेरे अंदर समा गया जब उसने बार बार चाकू से मॉम पर वार किया। मुझे अपनी बहन के हाथ की गर्मी महसूस हो रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, वो रो रही थी, लेकिन मैं एकदम शांत खड़ी रही। उसका चेहरा मेरे हाथों में समाने की कोशिश कर रहा था। मैं उसकी आंखें बंद करना चाहती थी, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रही थी, बस हिल नहीं पा रही थी। चाकू एक बार ऊपर उठता, नीचे आता, और हर बार एक आवाज होती, हर बार खून की छींटें उठती। जिस तरह से वो ये काम कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर एक शैतान बस गया, जैसे वो एक इंसान ना हो। उसके चेहरे के भाव अगर मैं अपनी आंख बंद करूं तो मुझे याद भी दिखाई देते हैं, ब्लैंक, बिना किसी इमोशन के, जैसे उसके लिए ऐसा करना आम बात है, किसी काम की तरह जो उसे पूरा करना था। मुझे तब एहसास हुआ कि वो उन्हीं के लिए आया था। यह कोई चोरी का मामला नहीं था, बल्कि मानव हत्या का था।
उसने एक बार सर उठाकर देखा और आखिरकार उस अंधेरे में हमें नजर आया और एक पल के लिए उसके होंठ दब गए। वो ना ही मुस्कान थी और ना ही चुप रहने का एहसास, बस उसी के कुछ करीब, जैसे वो जानता हो कि वो जीत गया था, जैसे उसे पता हो कि ये शाम, ये क्रिसमस उसका था। जैसे ही मैंने अपनी बहन को कसकर पकड़ा, सायरन की आवाज ने हवा को भर दिया। खिड़की से लाल और नीले रंग की रोशनी आने लगी। कमरा रंगों से भर गया और दीवार पर परछाइयां दिखने लगी। वो एक कदम पीछे हटा, बस इतना जिससे मैं वो देख सकूं जो उसने किया था। मॉम एकदम शांत थी, वो हिल नहीं रही थी। उनकी आंखें तो खुली थी लेकिन अब वो हमें देख नहीं रही थी। इससे पहले कि पुलिस अंदर आती, वो आदमी यहां से चला गया। क्रिसमस की रात में कहीं गायब हो गया और अपने पीछे डरावनी चीखों की गूंज छोड़ गया। जमीन पर लाल धब्बे और हमारी जिंदगी में खोखलापन जिससे हमारी मॉम ने भरा हुआ था। पुलिस को वो आदमी कभी नहीं मिला। सवाल बीच में ही लटके रह गए और हम सोचते रह गए कि हुआ क्या। उसके बाद से हर क्रिसमस ऐसा लगने लगा जैसे वो हमारे साथ तो हैं। उनका फीका चेहरा, चौड़ी आंखें हमेशा के लिए उस रात में फंस गए। बस अब लाइट्स थोड़ी कम लगती हैं, हंसी थोड़ी शांत लगती है, जैसे हमारे अच्छे पल भी उनकी याद का दुख मनाते हों। क्रिसमस अब पहले जैसा नहीं रहा और कभी होगा भी नहीं। दिसंबर 22, 2013 की बात है, जब पैट्रिशिया बर्न्स अपनी 2 बेटियों के साथ क्रिसमस की शाम को टर्की बना रही थी। तभी उनके एक्स पति क्लिफर्ड बर्न्स मास्क पहनकर घर में दाखिल हुए। उन्होंने किचन में ही पैट्रिशिया की चाकू मारकर हत्या कर दी। बदकिस्मती से उनकी बेटियों ने 911 पर कॉल करने से पहले अपनी मां को एक भयानक अंत से गुजरते हुए देखा। क्लिफर्ड बर्न्स ने अपनी सफाई में यह कहा कि वो अपनी खराब शादी के बाद सिर्फ अपनी बेटियों से मिलना चाहता था। 46 साल के बर्न्स पर 2nd डिग्री मर्डर का आरोप लगाया गया। उसने इस दलील को माना और उसे 23 साल की सजा सुनाई गई। एक अनाथ होने के नाते हर साल मेरी फ्रेंड जूलिया का परिवार मुझे क्रिसमस डिनर के लिए बुला लेता था। मुझे उनके घर में दाखिल होते ही दरवाजे पर टंगी हुई माला, पाइन की खुशबू और बिखरी हुई दालचीनी की महक अच्छे से याद है। परिवार के सभी 10 सदस्य वहां मौजूद थे, बच्चे, बड़े, लेकिन इस साल माहौल थोड़ा तंग था। जूलिया की आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थी। क्या तुम ठीक हो? किसी का इंतजार कर रही हो? जूलिया ने लंबी सांस ली। मुझे बस फिक्र हो रही है कहीं ब्रेंट ना आ जाए। ब्रेंट उसका एक्स हस्बैंड था, खतरनाक शख्स। उनकी शादी तब हुई जब ये सिर्फ 18 साल के थे और बस 5 साल के अंदर ही तलाक भी हो गया। वो बहुत ही बदतमीज और लापरवाह था और जूलिया के अलावा उसका बर्ताव हर कोई जान गया था। लेकिन अब वो एक बहुत ही बुरे तलाक से गुजर रहे थे। उसने कुछ हफ्ते पहले ही अपने बेटे पीटर की कस्टडी खो दी थी। मैं उससे कुछ ही बार मिली थी, लेकिन उसका बर्ताव समझने के लिए उतनी मुलाकातें काफी थी। ब्रेंट की पर्सनैलिटी में कुछ था जो काफी गहरा और काला था। मैंने उसे साफ साफ कहा है कि वो इन छुट्टियों में पीटर से नहीं मिल सकता, लेकिन उसे मेरा ना कहना कुछ पसंद नहीं आया। उसे रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर मिले हुए हैं। चिंता मत करो, तुम अपने परिवार के साथ हो। उसने मुस्कुराने की कोशिश तो की, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी चिंता दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद जब हम ट्री के पास इकट्ठे हुए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। जूलिया का चेहरा फीका पड़ गया और कमरे में हंसी की खिलकारियां बंद हो गई। मैंने उठकर दरवाजा खोलने का फैसला किया। मैं उम्मीद कर रही थी कि कोई अनजान विजिटर होगा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मेरी सांसें अटक गई। वो ब्रेंट था। उसने सेंटा क्लॉस का कॉस्ट्यूम पहना था। उसने लाल रंग का सूट पहना था, साथ में हैट और यहाँ तक कि नकली दाढ़ी और मूछ भी लगाई हुई थी, जिससे उसका सिर्फ आधा ही चेहरा दिखा था। लेकिन वो कोई खुशमिजाज सेंटा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में नफरत थी। उसने अपने कंधे पर एक बड़ा सा बोरा उठाया हुआ था। ब्रेंट, तुम्हें ही आना मना है। उसने मुझे साइड पर धक्का दिया और अंदर घुस गया। हो हो। जूलिया हाफने लगी। उसने पीटर को और जोर से पकड़ा। मैं यहाँ सिर्फ अपने बेटे को तोहफे देने आया हूँ। आखिरकार आज क्रिसमस है। कमरे में शांति थी। तुम्हें अभी के अभी यहाँ से जाना होगा ब्रेंट। उसने अपनी आंखें छोटी कर ली। मैं इतनी दूर से यहाँ आया हूँ, मुझे मेरे बेटे से मिलने दो, सिर्फ 1 मिनट के लिए। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। जिस तरह से ब्रेंट एक एक करके हम सबको देख रहा था, उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि सभी लोगों को किस तरह का तनाव महसूस हो रहा था। फिर उसने बोरे में हाथ डाला और उसके अंदर से एक लंबी चीज निकाली, जिसे उसने एक चमकते हुए पेपर से लपेटा हुआ था। उसने उसका पेपर हटाया और उसके अंदर शॉटगन निकली। ब्रेंट, ये तुम क्या? इससे पहले कि मैं उसका इरादा समझ पाती, उसने बंदूक उठाई और बेहद शांत आवाज में कमरे में चारों ओर तानते हुए कहा, तुम सब मेरे खिलाफ हो गए। तुमने सब कुछ ले लिया।
मुझे बस अपना परिवार वापस चाहिए। कमरे में कोहराम मच गया। जूलिया चिल्लाने लगी। उसने पीटर को अपने पीछे छुपा लिया और लोग खुद को बचाते हुए छुपने की जगह ढूंढने लगे। मैं हैरान रह गई। मुझे एक तरह का डर महसूस होने लगा क्योंकि ब्रेंट ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। मैं एक सोफे के पीछे कूद कर छुप गई और मैंने जूलिया का हाथ भी खींच लिया। उसने अपने साथ पीटर को भी छुपा लिया। ब्रेंट ने जूलिया के डैड को 2 गोली मारी और फिर वो उसकी मॉम के पीछे किचन में गया जहां उसने उन्हें भी मार दिया। मैंने उससे बात करते हुए सुना, खुद से ही वो धोखे की बातें कर रहा था। उसने जो कुछ भी खोया था, उसकी आवाज में कड़वाहट और गुस्सा का मिश्रण था और ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने मेरा सब कुछ ले लिया, मेरा सब कुछ। किसी तरह हम घर के पीछे वाले हॉलवे तक रेंगते हुए पहुंच गए और मैंने और जूलिया ने पीटर को एक अलमारी में छुपा दिया। मैंने उसके हाथ में अपना फोन दिया और उसे पुलिस को फोन मिलाने को कहा और दूसरी तरफ मैंने ब्रेंट का ध्यान हटाने की कोशिश की। मैं मेन डोर की तरफ बढ़ी इस उम्मीद में कि वो किचन से मुझे देख लेगा और मेरा पीछा करेगा। मैंने पीछे हुई तबाही देखी, टूटी हुई सजावट, फैली हुई ड्रिंक्स, फर्श पर खून के धब्बे। ब्रेंट ने किचन में चिल्लाते हुए कहा। उसने किचन से मुझे देखा और कहा, पार्टी छोड़कर जल्दी जा रही हो एलिसा? हाँ? मैंने भागने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे गोली मार दी। उसने मेरी टांग पर निशाना लगाया और मैं नीचे गिर गई। मैं आज से पहले इतना कभी नहीं डरी थी। मैं हड़बड़ाहट में दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी और वो मेरे पास आने लगा। वो अपनी बंदूक लेकर तैयार था। मैंने जूलिया का भाई और अंकल को खून से सना हुआ बेजान जमीन पर पड़ा हुए देखा और मैं जानती थी कि मेरी किस्मत भी यही होगी। लेकिन जैसे वो गोली चलाने वाला था, कहीं से जूलिया कूदकर सामने आई। उसने ब्रेंट के साथ हाथापाई की और उसने मुझे चिल्लाकर भागने को कहा। मैं एक टांग पर उठी और भागने लगी। मैं पड़ोसियों से मदद मांगने का फैसला करती हूँ जो पहले ही बाहर खड़े थे और तभी हमने एक घर के अंदर से 2 बार और गोली चलने की आवाज़ सुनी। पुलिस की गाड़ियां फौरन आ गई लेकिन जब तक वो घर के अंदर घुसे वहां उन्हें सिर्फ सेंटा दिखाई दिया। वो भी खून से सना हुआ और उसकी गोद में उसका बेटा। उसने पैरों पर बंदूक रखी थी और पास में जूलिया की लाश पड़ी हुई थी। ब्रेंट को हिरासत में ले लिया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मैंने जूलिया के बेटे की कस्टडी ले ली जिसने अपने पागल डैड की वजह से एक ही दिन में अपने पूरे परिवार को खो दिया था। ये एक ऐसा जख्म था जिसे हम सब कभी उभर नहीं सकते। ये कहानी कोवेना मैसेकेयर हादसे से प्रेरित है। अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा चौंका देने वाला अपराध जो 2008 के क्रिसमस से पहले की शाम को हुआ था। ब्रूस जेफरी पार्डो, जिसका हाल ही में तलाक हुआ था और बेहद नाराज था, कैलिफोर्निया के कोवेना जिले में सेंटा क्लॉज बनकर अपने इन लॉज के घर पहुंचा। परिवार हर साल की तरह क्रिसमस का जश्न बना रहा था जिसमें लगभग 25 रिश्तेदार और दोस्त मौजूद थे। बिना किसी चेतावनी के पार्डो घर में दाखिल हुआ और एक सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन की मदद से ओपन फायरिंग शुरू कर दी जिससे फौरन कई मेहमानों ने अपनी जान खो दी। फिर उसने घर पर बनाए गए फ्लेम थ्रोवर की मदद से घर को आग लगाने की कोशिश की और कई घर वालों को बुरी तरह जला दिया। उस रात उसकी एक्स वाइफ सिल्विया पार्डो को मिलाकर 9 लोगों की मौत हुई। इतना सब करने के बाद पार्डो अपने भाई के घर भाग गया जहां बाद में उसने अपनी जान भी ले ली। इस हादसे की वजह पार्डो का तलाक और उसकी आर्थिक तंगी थी। हाल ही में उसकी नौकरी चली गई थी और उसे अपनी एक्स वाइफ को भारी एलिमनी देनी पड़ रही थी। 67 साल की उम्र में मैंने अपने द्वारा बनाए गए हर रिश्ते की अहमियत को समझ लिया था, खासकर उन रिश्तों को जो विश्वास और प्यार से बने थे। पैटी मिशेल वाइट सामने से एक आम इंसान लगती थी लेकिन उसकी कहानी जितनी दिखाई देती थी उससे कई ज्यादा उलझी हुई थी। हम कई सालों पहले मेरे परिवार के जरिए मिले थे। हमारी फैमिली पार्टी के दौरान वो मेरी भतीजी की दोस्त थी और पहले मैंने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन जब वो अपनी जिंदगी के बुरे वक्त से गुजर रही थी, उसके पास पैसे नहीं थे, तो मैंने उसके लिए अपने घर के दरवाजे खोलने का फैसला किया। मैंने उसे रहने की जगह दी, एक जरिया जिससे मुझे लगा कि वो खुद के लिए रास्ता ढूंढ पाएगी। मुझे याद है जब वो पहले दिन मेरे घर आई थी, उसके पास एक छोटा सा सूटकेस था और चेहरे पर एक शर्माती हुई मुस्कान। शायद वो थोड़ी घबराई हुई थी। शुक्रिया मिशेल, तुम बहुत ही अच्छी औरत हो, उसने कहा। मैंने उसकी आंखों में देखा और मुझे लगा कि वो एक शुक्रगुजार इंसान है। मुझे बस उसकी इस हालत को देखकर तरस आता था। समय के साथ साथ हम एक दूसरे के करीब आते गए। हम देर रात तक एक दूसरे से बातें करते, जो सच कहूं तो मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन थे। हमने अपनी जिंदगी के बारे में बात की, अपने सपनों के बारे में, उन चुनाव के बारे में जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं। तुम्हें याद है जब हम छोटे होते थे तो लगता था बड़े होते होते हम सब समझ जाएंगे, उसने मजाक में कहा। हाँ, और देखो अब हम कहाँ हैं, सरवाइव करने की कोशिश करते हुए। मेरे हंसते हुए कहा कि लाइफ कितनी अजीब हो सकती है।
जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए पैटी मेरे रूटीन का हिस्सा बन गई। यहाँ तक कि मैंने घर का सामान लाने के लिए उसे अपनी गाड़ी की चाबी भी दे दी और मैंने उसके साथ अपना डेबिट कार्ड का पिन शेयर कर दिया ताकि वो हम दोनों के लिए खाना ला सके। ये एक ऐसा भरोसा था जो अंधविश्वास पर टिका हुआ था। वो अक्सर मुझसे कहती कि वो मुझे अपनी माँ जैसी मानती है। उसने मुझे जीने का मकसद दिया। मुझे लगने लगा जैसे मैं फिर से बच्चा पाल रही हूँ। एक दिन मेरा जुड़वा भाई फिल मुझसे मिलने आया। वो पैटी को देखने के लिए बेताब था। नए दोस्त बनाना हमेशा अच्छा होता है, उसने किचन में कॉफी पीते हुए मुझसे कहा। पैटी मुस्कुराते हुए अंदर आई और साथ में ताजी बनी कुकीज भी लेकर आई। ये एक शांत दोपहर थी। उसने अपने एक्स के साथ चल रही प्रॉब्लम के बारे में बात की और अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में भी, और किस तरह वो दोबारा नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रही थी। इन सब के बावजूद वो काफी पॉजिटिव थी। ये तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख रही है, फिल ने पैटी से मजाक करते हुए कहा। मैं इनसे इनका प्यार तो पक्का चुरा रही हूँ, उसने हंसते हुए जवाब दिया। मुझे उसकी बात सुनकर सुकून महसूस हुआ। हमने एक दूसरे के साथ जो रिश्ता बना लिया था उसकी खुशी। जैसे ही हफ्ते महीनों में बदले और क्रिसमस आया, हमने एक साथ मिलकर घर सजाया, एक त्योहार का माहौल बनाया जो हंसी से भरा हुआ था। इस बात का विचार कि मैं छुट्टियों का ये वक्त उस इंसान के साथ बिताऊंगी जिससे मैं प्यार करती थी और अपनी बेटी मानती थी, बहुत ही उत्साह भरा था। और इस साल क्रिसमस की एक बड़ी पार्टी मेरे घर होने वाली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी तो मैंने फैसला किया कि पैटी को घर की एक चाबी दे देना सही रहेगा। ये सिर्फ इसलिए ताकि तुम खुद को इस घर का हिस्सा समझ सको, मैंने उसके हाथ में चाबी देते हुए मुस्कुरा कर कहा। उसने कांपते हुए हाथों से चाबी पकड़ी। उसके चेहरे पर खुशी और किसी और भावना की झलक थी जो मैं समझ नहीं पाई। यहाँ तक कि मुझे ऐसा भी लगा कि शायद पहले कभी किसी ने उसे इतना प्यार नहीं दिया था। कुछ दिनों के बाद जब मैं घर पर आने वाले अपने कुछ दोस्तों के लिए तैयारी कर रही थी तो मैंने देखा कि पैटी जरूरत से ज्यादा ही घबराई हुई लग रही थी। मैंने उसे घर में तेज चलते हुए देखा। वो कहीं भी अपना ध्यान नहीं लगा पा रही थी, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रही हो। सब ठीक है पैटी, मैंने उससे पूछा। वो मुस्कुराने लगी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो उसके चेहरे के भाव से मेल नहीं खा रहा था। 9 दिसंबर की शाम फिल एक बार फिर मुझसे मिलने आया। डिनर के वक्त वो हमारी बचपन की बातें याद करके हंसना बंद ही नहीं कर पा रहा था और दूसरी तरफ पैटी खाना सर्व कर रही थी, लेकिन सिर्फ मैं और फिल ही हंस रहे थे। वो काफी गंभीर लग रही थी और अपने ही ख्यालों में खोई हुई, जिससे हम दोनों काफी परेशान थे। आखिरकार जब फिल वापस गया, हम दोनों घर पर अकेले थे। हमारे आसपास लाइट्स जगमगा रही थी और ताजी बनी हुई कुकीज की खुशबू पूरे घर में फैली थी। मुझे बहुत ही अच्छा और कॉन्फिडेंट महसूस हुआ, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आने वाली रात सब कुछ बदलने वाला है। पैटी, तुमने मुझे डरा दिया। पैटी, मिशेल ओडाउड फ्लोरिडा में रहने वाली 67 साल की औरत की 2 दिसंबर 2011 को हत्या कर दी गई। उसके भाई फिल एक्स को उसकी लाश उसी के घर में मिली जब वो काम पर ना दिखाई देने की वजह से उसका हाल पूछने घर आया था। नजारा बहुत ही दर्दनाक था। मिशेल को पीटा गया था, उसका गला दबाया गया था और उसकी लाश को क्रिसमस के गिफ्ट के पीछे छिपा दिया गया था। पूरा घर तहस नहस हो चुका था। घर की सभी कीमती चीजें गायब थी और उसके साथ साथ डेबिट कार्ड, जिसे पास ही के एटीएम मशीन में इस्तेमाल किया गया था और सिक्योरिटी कैमरा में साफ दिखाई दे रहा था। मुख्य आरोपी पैटी मिशेल वाइट 37 साल की पारिवारिक दोस्त कुछ वक्त से मिशेल के साथ रह रही थी और उसी के पास उसके घर में आने और कार्ड को इस्तेमाल करने का एक्सेस था। ऐसा जाना गया कि पैटी एक बड़ी साजिश के तहत खास तौर पर साउथ कैलिफोर्निया से फ्लोरिडा आई थी। फिल एक्स ने बताया कि उसकी बहन बहुत ही साधारण और साफ दिल की औरत थी और अपनी बहन की बेरहमी से हुई हत्या के लिए गुस्सा जाहिर किया। जब पैटी को साउथ कैरोलिना से गिरफ्तार किया गया तो उसने इस अपराध की पूरी जिम्मेदारी ली और उसे हत्या और चोरी के आरोप में 45 साल की सजा सुनाई गई। इस केस को जैक्सनविला के शेरिफ ने पूरा किया था।